हाय गाइस, आई एम ऋषभ शर्मा। मैं एक बहुत नई सीरीज चालू करने जा रहा हूं जिसमें कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट से कैसा पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग जाएंगे। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। बिल्कुल भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप बहुत अच्छे से कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तभी भी आप इन सारे के सारे वीडियोज़ को देख के बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल के अंदर, डेप्थ के अंदर जाके समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट समझने के लिए हमको सबसे पहले जो चीज समझनी पड़ेगी वो है कि हम लोग को इन्वेस्ट क्यों करना है, हम लोगों को ट्रेडिंग के अंदर आना क्यों है। ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई लोगों के रीजन होते हैं कि भाई उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। कई लोग हैं जिनको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। कई लोग हैं जिनको अपना घर लेना है। कई लोग हैं जिनको अपने बच्चों की शादी के लिए इन्वेस्ट करना है। बट इन सारे रीजन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, आपको आगे आने वाले टाइम के लिए अपने पैसे को बचाना है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए हम लोग मान लेते हैं सपोज किसी ने सेविंग्स बैंक के अंदर अपना पैसा रखा, तो सेविंग्स बैंक के अंदर उसको 2% का रिटर्न मिलता है। पर क्या आपको पता है कि 2% का रिटर्न या 3%, या मैं बोल रहा हूं कुछ बैंक्स 4% भी देते हैं, पर क्या आपको पता है कि 4% का रिटर्न जो है, अगर आपको साल पीछे लाख रुपए पे 4,000 रुपए मिलेंगे तो वो बहुत ज्यादा कम है। बिकॉज एक साल बाद आपके पैसे की वैल्यू जो है वो सिर्फ 92,000 ही रह जाएगी। 8% तो उसमें से इन्फ्लेशन ही ले जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपने लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए, अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए और उस 1 लाख रुपीज को अगर आपने एफडी के अंदर रखा और आपको 5% का रिटर्न मिलता है एफडी से, तो आपको एफडी से 5,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिला। बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन जो है, यानी कि आपके खर्चा करने की वैल्यू जो है, आपके पैसे की जो वैल्यू है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक साल बाद 8% से कम हो गई। यानी कि 8,000 रुपए से आपके खर्चे बढ़ गए। तो क्या आपको पता है कि आपने नेट के अंदर 3,000 रुपीज तो लूज किया है। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज में कर लिए। बेसिकली ये तो स्टॉक मार्केट की क्लासेस हैं, बट ये नेसेसरी नहीं है कि हमको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है। आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली कोई भी वो चीज जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा का रिटर्न देगी उसमें आपको हमेशा अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। सेविंग्स बैंक के अंदर बहुत कम पैसा रखना है जो आपकी नीड्स के लिए या फिर कोई इमरजेंसी फंड है उस पर्पस के लिए। अब जो अपनी नेक्स्ट चीज आती है वो आता है कि हमको इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो है वो 4 जगह हो सकता है। या तो आप किसी फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर लीजिए जिसमें कि आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। बेसिकली फिक्स्ड एसेट नहीं, कोई भी ऐसी जगह जहां से आपको फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। दूसरा होता है जहां से आपको कोई वेरिएबल रिटर्न मिलता है। वेरिएबल मतलब जहां से रिटर्न जो है वो आपका चेंज होता रहता है। अब ये जो फिक्स्ड है इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि भाई आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट कर लो। एफडी की यूजुअली रेट जो है वो 4 से 5% के आसपास होती है। आप जो है वो किसी गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर ले सकते हो, आप गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह में कर सकते हो। जैसे गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं भारत बॉन्ड। ये भारत बॉन्ड जो है ये 7% के आसपास तक का भी रिटर्न देता है। बट एट द सेम टाइम क्या हम इन सारी चीज़ों की वजह से इन्वेस्ट करने में क्या हम इन्फ्लेशन को बीट कर पा रहे हैं? हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। और आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्या आपको पता है, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई मेरे पापा ने उस समय के टाइम पे एक प्रॉपर्टी ली थी और आज वो प्रॉपर्टी इतने सालों में इतनी ज़्यादा रुपए की बिकी है। तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग पिछले जाओ, देखो और उसका ग्रोथ रेट निकालो कि कितने ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से वो ग्रो हुई है। कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिवली राइज नहीं होती है, बहुत कम ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट अगर कोई नॉर्मल प्रॉपर्टी है तो उसका जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, ये क्या चीज़ होती है हम बाद में समझेंगे, पर उसका जो CAGR होता है वो 15 से 16% से ज़्यादा का नहीं होता है। इसका मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है, वो आपको एक नॉर्मल अच्छा सा रिटर्न देता है, पर उसके अंदर आपकी लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपको प्रॉपर्टी बेचने जाना है तो प्रॉपर्टी आज आसानी से नहीं बिकती है। उसके बाद जो आपकी थर्ड चीज़ आती है वो आता है आपका गोल्ड। अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड का भी CAGR जो है वो करीब 12% के आसपास का है, 10% के आसपास का है। बट अगेन अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप गोल्ड को रख सकते हैं घर पे, तो आप बोलेंगे नहीं, गोल्ड के अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। फिर उसके बाद अगर आप गोल्ड को बैंक लॉकर में रखते हैं तो बैंक लॉकर के खर्चे जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो नेट में आपका जो रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। फाइनल जो एक चीज़ आती है जिसके अंदर
बहुत ज़्यादा रिस्क भी है बट एट द सेम टाइम रिवॉर्डिंग भी है। अगर आप अच्छे से स्टडी करके, बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आप स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जो हमारे ग्रेट इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला जी, जो अभी कुछ समय पहले ही जिनका देहांत हुआ है, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज़ से चालू की थी और जब उनकी डेथ हुई थी तब उस समय उनकी नेटवर्थ जो थी वो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा की थी और उनका सारा पैसा जो है वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड और इन्वेस्ट करके ही कमाया है। तो बहुत अच्छे से ये चीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप कितना भी रिटर्न ले सकते हैं, पर अगर मैं बेसिकली मान के चलें तो नॉट मोर देन 20% जो है मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर आपको 15 से 20% के बीच में कोई भी रिटर्न स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहा है तो ये बहुत अच्छा रिटर्न होता है। कोई बहुत हाईफाई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा डबल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक हेल्दी रिटर्न मान के चलेंगे 20%, मैक्स टू मैक्स 25% भी, तो 25% का मतलब है कि आपका 4 साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। यही अगर आप कोई एफडी को लेके चलेंगे तो आपका नहीं करते करते भी 12 से 15 साल लगते हैं आज की तारीख में पैसा डबल होने में, और इन्फ्लेशन तो आपको खा ही रहा है। तो चलिए, अब आपको ये तो अच्छे से क्लियर हो गया कि इन्वेस्ट क्यों करना है और इन्वेस्ट कहां पे करना है। अगर कोई समझदार आदमी है तो मैं मान के चल रहा हूं कि वो स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा। अगर उसकी एज भी कम है तभी भी वो स्टॉक में कर सकता है, पर अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, अगर आप 55, 60, 70 के आसपास टच हो रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना मस्त आराम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपका गुजारा चल सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है तो स्टॉक मार्केट को समझते हैं, जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पे आए हैं। सो व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ऑलराइट, सो स्टॉक मार्केट समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में शेयर आता कैसे है, ये स्टॉक होता क्या है और ये आता कहां से है। उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कितने तरह के मार्केट्स होते हैं। 2 तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। ये जो प्राइमरी मार्केट है इसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ मार्केट, और दूसरा जो सेकेंडरी मार्केट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा स्टॉक मार्केट। अब ये आईपीओ मार्केट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग आईपीओ समझते हैं कि आईपीओ क्या होता है। किसी भी कंपनी को जब मार्केट के अंदर पैसा रेज करना होता है, जब उसको पैसा चाहिए होता है किसी भी पर्पस के लिए, उसको अपना ग्रोथ करनी है और ग्रोथ करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा पब्लिक से उठाती है। अब वो पब्लिक से पैसा उठाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि भाई डायरेक्टली जाओ और पैसा मिल जाएगा आपको, ऐसे नहीं होता। कंपनी को, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक रजिस्टर करनी पड़ती है खुद के लिए, और वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कंपनी को अपने पेपर्स डालने होते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, एक्सचेंजेस को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इनको बोलना होता है कि सर आप ये पेपर्स ले लीजिए, मेरा एक आईपीओ लॉन्च कीजिए जिससे मैं पब्लिक से पैसा रेज कर सकूं। और पब्लिक जो है वो पैसा जो है वो फिर अलग अलग तरह से आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि ये वाला आईपीओ आया वो बहुत अच्छा चल गया, ड्रीम फोक्स का आईपीओ आया वो बहुत अच्छा आया, पेटीएम का आईपीओ आया बहुत बेकार था, जोमेटो का आईपीओ था वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? तो होता क्या है, अपन लोग सपोज पेटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं। पेटीएम को जो है अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोचा कि हम लोग पब्लिक से पैसा रेज कर लेते हैं। और पब्लिक से हम लोग कैसे पैसा रेज करेंगे? हम लोग अपना आईपीओ लॉन्च करते हैं। और आईपीओ लॉन्च करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जितने भी लोग थे उन सबको बोला कि हम आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे शेयर देंगे, और जब वो शेयर्स जो है वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्ट होंगे, यानी कि जब वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होंगे, तब जो भी आपका गेन होगा वो गेन आपका, या फिर आप चाहो तो अगर आपको हम पे ट्रस्ट है तो आप लोग एक ज़्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। तो इसको बेसिकली बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियली जो पब्लिक को कंपनीज अपने स्टॉक ऑफर करती है एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस के ऊपर, उसको बोलते हैं आईपीओ। चलिए हम लोग सबसे पहले आईपीओ का एक प्रोसीजर समझ लेते हैं। आईपीओ के प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो है आप शेयर्स को अप्लाई करते हैं, उसके बाद कंपनी जो है वो आपको शेयर्स अलॉट करती है, और जब आपका शेयर्स का अलॉटमेंट हो जाता है उसके बाद शेयर्स जो है वो लिस्ट होते हैं। ये लिस्टिंग कहाँ पे होती है? ये लिस्टिंग होती है सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट्स कहते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट अगर हम लोग एक बहुत आसान भाषा में समझें तो स्टॉक मार्केट वो एक जगह है जहां पे सारे जितने भी इंडिया के अंदर स्टॉक्स लिस्टेड हैं उन स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग होती है। ये बाइंग और सेलिंग कौन करते हैं? ये बाइंग और सेलिंग आपके और मेरे जैसे स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स करते हैं, जो कि आते हैं, शेयर्स को लेते हैं,
फिर उसके बाद अगर उनको प्रॉफिट होता है तो वो शेयर्स को बेच देते हैं, लॉस होता है तभी भी बेच देते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, लॉस बुक करते हैं। तो ये होता है स्टॉक मार्केट। अभी स्टॉक मार्केट जो है ये ऐसे नहीं है कि पहले के टाइम में तो क्या होता था कि यहाँ पे फिजिकली लोग जाते थे, शेयर्स को बाय करते थे। आजकल सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है, आप अपने फोन से घर बैठे बैठे भी अपनी बिल्कुल कंफर्ट जोन के अंदर अपना स्टॉक जो है वो बाय कर सकते हैं। ये जो स्टॉक मार्केट है इसको रेगुलेट कौन करता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है सेबी, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज का ध्यान रखती है कि भाई कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं हो रही, आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, या फिर कोई कंपनी जो है वो कोई चोरी की कंपनी तो नहीं है, वो कोई गलत कंपनी तो नहीं है। सो बेसिकली आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए, आप लोगों का पैसा सेफ रखने के लिए सेबी होती है। और दूसरी चीज, ये सारे स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग होती कहां पे? इलेक्ट्रॉनिकली ये होती है एक्सचेंजेस के अंदर। ये जो एक्सचेंजेस हैं इसको हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये पूरे इंडिया का एक सिंगल स्टॉक एक्सचेंज है, और इससे भी पहले जो हमारे इंडिया का सबसे पुराना है उसको बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एनएसई और बीएसई के अंदर आपकी सारी की सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती हैं स्टॉक मार्केट की। अभी हमको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और समझनी है, जो कि ये है कि आप अपनी स्टॉक की बाइंग और सेलिंग इलेक्ट्रॉनिकली कर कैसे सकते हैं। एक्सचेंज आपको डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग अलाउ नहीं करता है। आपके और एक्सचेंज के बीच में कुछ लोग होते हैं, कुछ कंपनीज होती है जिनको हम ब्रोकर्स बोलते हैं। ये स्टॉक मार्केट ब्रोकर्स कौन होते हैं? ये आपके और एक्सचेंज के बीच के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हैं आपके बिहाफ पे। आपने कुछ ब्रोकर्स का नाम सुना होगा, जैसे जीरोधा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक के ब्रोकिंग कंपनी हो गई। ये सब क्या करते हैं? ये आपके बिहाफ पे स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग करते हैं। आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके अपना पैसा ऐड करते हैं आपके डीमैट अकाउंट के अंदर, और डीमैट अकाउंट जो होता है वो आपको इनके पास ही खुलवाना होता है। जब आप पैसा एक बार इनके डीमैट अकाउंट में ऐड कर देंगे अपने बैंक से, उसके बाद आप कोई भी स्टॉक जो है उसको बाय या सेल कर सकते हैं। जैसे ही आपने कोई भी स्टॉक बाय या सेल किया उस डीमैट अकाउंट के थ्रू, तो फिर वो उस डीमैट अकाउंट में ही पड़ा रहता है जब तक आपको उसको स्टॉक को सेल नहीं करना है। अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी स्टॉक की प्राइस मूव कैसे होती है शेयर मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट के अंदर कितने सारे शेयर्स हैं, कितने सारे स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं, उनकी प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है, क्यों कोई स्टॉक ऊपर जाता है और क्यों कोई स्टॉक नीचे आता है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज रिलायंस जो है वो 2500 के आसपास 6 महीने पहले ट्रेड हो रहा था, और फिर उसके बाद अभी ये करंटली 2000 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इसी समय एक न्यूज़ आती है कि कंपनी जो है वो अपना मैनेजमेंट चेंज करना चाहती है, अपना सीईओ बदलना चाहती है। अब क्या होगा? क्योंकि सीईओ बदलना चाहती है तो लोग जो है वो डर जाएंगे। उनको लगेगा यार हमने तो इसमें इन्वेस्ट इसीलिए किया था क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है। अब अगर कंपनी का सीईओ चेंज होएगा तो कंपनी की विजन चेंज हो सकती है, कंपनी के काम करने का तरीका हो सकता है। तो जितने भी लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट करे हुए हैं उनके मन में एक डर आ जाएगा कि यार हम लोग क्या करें। तो यहाँ पे 2 तरह के लोग हैं। सबसे पहला, जिनके अंदर डर आएगा कि यार अब तो रिलायंस जो है वो नीचे जाएगा, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ लोग और हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि रिलायंस तो ऑलरेडी पिछले 6 महीने में 2500 से 2000 के आसपास आ चुका है, और ये जो नया सीईओ आएगा ये कंपनी के लिए कुछ अच्छा ही करेगा, और कंपनी जो है वो नया सीईओ इसीलिए ला रही है ताकि रिलायंस के ऑपरेशंस बेटर हो सके, रिलायंस की विजन बेटर हो सके, तो स्टॉक जो है वो यहाँ से अब ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 2 तरह के लोग हो गए, वो लोग जो कि फियर में हैं और दूसरे वो लोग जिनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक्स हैं वो लोग डर रहे हैं और वो लोग स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग स्टॉक को बाय करना चाहते हैं बिकॉज उनको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। तो क्या मैं ये मान लूँ कि ये जो लोग हैं ये स्टॉक मार्केट के अंदर बायर्स हुए और ये जो लोग हैं ये स्टॉक मार्केट के अंदर सेलर्स हुए? अब ये बायर और सेलर जो हैं यही लोग डिसाइड करेंगे कि एक स्टॉक का प्राइस जो है वो कैसे मैच होना चाहिए। चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेम रिलायंस का एग्जांपल लेंगे हम लोग। इस एग्जांपल में हम लोग सेम रिलायंस का ही स्टॉक लेंगे जो कि अभी 2000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और अब क्या होगा? यहाँ पे जो लोग बाय करना चाहते थे वो लोग बिल्कुल सही निकले। जो नया सीईओ आया है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीईओ है। वो पिछली जिस भी कंपनी में था उसने उस कंपनी के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स किए, एंड नाउ एवरीबडी इज वेरी मच श्योर कि रिलायंस जो है वो बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे में क्या होगा कि नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलेगा तो रिलायंस का स्टॉक जो 2000 रुपए पे ट्रेड हो रहा था वो इतना ज़्यादा बायर उसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाएंगे कि बायर बोलेंगे देखो 2500 तो इसकी प्राइस थी ही पहले से, और ये इसीलिए यहाँ से यहाँ पे गिरा था क्योंकि इसका सीईओ चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब अब इसकी स्टॉक प्राइस जो है ये वापस 2500 तक तो जानी ही चाहिए।
तो बायर्स क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार हम तो 2000 रुपीज़ के ऊपर बाय कर लेंगे। इधर सेलर जो है वो बोल रहा है कि मैं तो अब ज़्यादा में बेचूंगा क्योंकि अब मुझे पता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, तो वो बोल रहा है नहीं मैं तो है ना 2050 में बेचूंगा। तो अब यहाँ पे बायर क्या बोल रहा है, मुझे तो पता ही ये 2500 तक जाएगा तो मैं 2050 में भी बाय कर लूंगा। इधर सेलर बोलता है मेरे को तो 2050 मिल रहे हैं और इतनी ज़्यादा डिमांड है, मैं 2100 में बेचूंगा। इधर बायर बोलता है मेरे को तो पता ही है 2500 तक जाएगा, मैं 2100 में भी बाय कर लूंगा। ऐसे करते करते बायर जब तक ज़्यादा देने को तैयार है और सेलर को जब तक ज़्यादा पैसा मिल रहा है तब तक उस पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस जो है वो बढ़ती रहेगी। इसका मतलब जब तक स्टॉक के अंदर डिमांड है और जब तक स्टॉक के अंदर सप्लाई है तब तक मार्केट के अंदर वो पर्टिकुलर स्टॉक जो है उसकी प्राइस ऊपर मूव होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। जिस दिन यहां पे डिमांड टूटेगी, ये डिमांड कब टूटेगी, जैसे ही रिलायंस की प्राइस 2500 हो जाएगी तो ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देंगे। जिन्होंने 2000 पे लिया, 2050 पे लिया, 2100 पे लिया, ये लोग क्या बोलेंगे, देखो भाई मार्केट यहां पे जिस कारण से गिरा था वो कारण खत्म हो चुका है, अब जिस कारण से वापस उठा था वो कारण भी अब खत्म हो चुका है, एंड नाउ वी आर बैक एट 2500। अब हम हमारा प्रॉफिट यहां पे बुक कर लेते हैं। सो गाइज दिस इज हाउ अ स्टॉक मूव्स। कोई भी स्टॉक जो है वो ऐसे ही मूव होता है, डाउनसाइड में भी ऐसे ही मूव होता है। अगर कोई बुरी खबर आएगी तो सेलर जो है वो जितना चाहेगा उतने कम दाम पे भी बेचने को तैयार हो जाएगा क्योंकि उसे पता है कि स्टॉक के अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है। और बायर जो है वो किसी भी स्टॉक को अगर बहुत अच्छा लग रहा है उसको और बहुत अच्छी न्यूज़ है तो वो किसी भी दाम पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। जिस भी प्राइस के ऊपर बायर और सेलर दोनों एग्री हो जाते हैं वो स्टॉक की फाइनल प्राइस होती है, जिसको हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर करंट मार्केट प्राइस बोलते हैं या फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस बोलते हैं। सो गाइज दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पार्ट 1। ये स्टॉक मार्केट बेसिक्स का पार्ट 1 था वीडियो का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करेंगे जिससे कि आपका बेस जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को जो हमने ब्रोकर का डिस्कशन किया था, अगर आप लोगों को ब्रोकर का अकाउंट खुलवाना है और आप लोगों को देखना है कि ये ब्रोकर प्लेटफॉर्म कैसा होता है और आप लोग ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आप लोगों को जो इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स हैं उनका नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से अकाउंट खुलवा सकते हैं।